नाउ सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स इन ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सर्कम सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, सी सर्कम सेंटर, इसलिए हम लोग ऐसा डिनोट कर रहे हैं कि पढ़ना समझना आसान है। सी मतलब सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर को या तो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर पी से भी डिनोट करते हैं, पी से भी। तो ओके, चलिए कोई बात नहीं, ये सी जाने देते हैं। तो सर्कम सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एज्यूम कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये साइड तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसा लाइन जो BC पर परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि अपोजिट वर्टेक्स A से क्रॉस करेगा। ओके, तो अगर वर्टेक्स A से क्रॉस करता और परपेंडिकुलर होता तब तो ये एल्टीट्यूड बन जाता। ओके, तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स A से जाएगा, जरूरी नहीं है। ओके, तो एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब इस साइड C का, इस साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है यही पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, यही पॉइंट है सर्कम सेंटर। तो पॉइंट C इज द सर्कम सेंटर, C इज द सर्कम सेंटर। और ये जो लाइन है ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड्स का। तो सर्कम सेंटर का डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स इन ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है और वो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सर्कम सेंटर बोलते हैं। ओके, इतना बात समझ में आया? सर्कम सेंटर का डेफिनेशन समझ में आया? तो डेफिनेशन इसमें और एक बात होता है कि सर्कम सेंटर एक सर्कल का सेंटर है और उस सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। अब सर्कम सर्कल होता क्या है? तो किसी भी ट्रायंगल में सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस करेगा। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस करने वाला सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो इसमें एक सर्कल होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस करेगा, तो इस सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल को सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल भी बोलते हैं। जैसे इन सेंटर को इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बोलते थे, तो सर्कम सर्कल को सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल भी बोलेंगे, या तो सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे या फिर सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल क्या होता है? ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस करेगा, सर्कम सर्कल, और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर। ओके, इसके सेंटर को सर्कम सेंटर। तो अब इसी प्रॉपर्टी से सर्कम सेंटर फाइंड किया जाता है। अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है तो सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, ये सर्कल है और ये C इस सर्कल का सेंटर, सर्कम सेंटर। तो बताइए O से C तक का लेंथ कितना होगा? O से C तक का लेंथ ये क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस। O से C तक का लेंथ सर्कम रेडियस, O से B तक का लेंथ भी सर्कम रेडियस, O से A से C, B से C और C से C, ये हो जाएगा सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो R इज सर्कम रेडियस, R इज सर्कम रेडियस। ये सर्कम सर्कल
ये सर्कम रेडियस, ये सर्कम सेंटर। तो यहाँ से सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स ए, बी एंड सी का डिस्टेंस सेम है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे सर्कम सेंटर फाइंड करते हैं, वो क्या है, ओ ए इक्वल टू, सॉरी सी से ना, सी से हम लोग देख रहे हैं, तो सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी सी। तो ये जो सर्कम सेंटर है ये है पॉइंट सी, सी से सर्कम सेंटर। तो ये देखिए सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी सी। तो ये डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी मेथड से हम लोग सर्कम सेंटर फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 गिवन है एंड सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सी ए इक्वल टू सी बी लेंगे, इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने के डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो पहले ना सबसे पहले हम लोग सी का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम कर लेंगे, या फिर अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करेंगे, या फिर एच कॉमा के एज्यूम करेंगे। तो अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करेंगे, पहले ये दोनों में सी ए इक्वल टू सी बी करेंगे। इससे एक लीनियर इक्वेशन आएगा किसमें, अल्फा और बीटा में। उसके बाद सी बी इक्वल टू सी सी करेंगे, तो जिससे लीनियर इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा में दूसरा इक्वेशन। ये दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। बस यही एक मेथड है अभी तक डिस्टेंस फार्मूला लगा के सबसे आसान सा मेथड, जिससे हम लोग सर्कम सेंटर फाइंड करते हैं। क्योंकि सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस हम लगाएंगे दो बार, एक बार ए से बी से, एक बार बी से सी से। तो दो लीनियर इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा में, और उसी को सॉल्व करके अल्फा बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इस मेथड से हम लोग सर्कम सेंटर फाइंड करेंगे। ओके, तो ये बात समझ में अच्छे से, सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर। तो अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये प्रॉपर्टी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। सर्कल में एक प्रॉपर्टी होता है कि सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल बनता है, सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल बनता है। इसका मतलब है कि ये अगर ट्रायंगल P है, ये Q है, ये ट्रायंगल R है, तो P और R अगर डायमीटर होगा किसी सर्कल का, P और R किसी सर्कल का डायमीटर है, और यहाँ से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं P और R से, ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सर्कल देखिए, ये सर्कल, तो Q तो P Q R राइट एंगल ट्रायंगल था, तो Q पर राइट एंगल था। जब Q पर राइट एंगल था, तो अब देखिए जब सर्कल ड्रॉ कर दिए, Q पर राइट एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि Q सेमी सर्कल का एंगल है, Q सेमी सर्कल का एंगल, हाफ सर्कल का एंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है। और सर्कल में तो ये प्रॉपर्टी होता है कि सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल बनता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल ट्रायंगल PQR के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस कर रहा है। दिख रहा है ना, ये सर्कल ट्रायंगल PQR के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस कर रहा है। तो ये सर्कल है, ये ट्रायंगल PQR का सर्कम सर्कल हो गया। ओके, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, वो सर्कम सर्कल का डायमीटर होता है। क्या बोले, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। जब ये डायमीटर है, तो इसके डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, ये हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो ये जो मिड पॉइंट है, यही हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, तो उसका सर्कम सेंटर फाइंड करना बहुत ही आसान है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, वही हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो अगर ट्रायंगल PQR का तीनों वर्टेक्स PQR गिवन है और इसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है, और ये गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर हम लोग चेक कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से PQ का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस QR का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू
पी आर का डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम में सेट हो रहा है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है। तो अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है और सर्कम सेंटर फाइंड करने दिया है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये मेथड CA = CB = CC, इस मेथड से सर्कम सेंटर फाइंड करेंगे। ओके, ये था सर्कम सेंटर। तो अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑलवेज लाई इन ए लाइन। किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर एक लाइन में लाई करेगा, और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ऑलवेज। तो ये याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर, तो ये याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑलवेज लाई इन ए लाइन। किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों पॉइंट ऑलवेज एक लाइन में लाई करता है, और सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 होगा ऑर्थो सेंटर की तरफ एंड 1 होगा सर्कम सेंटर की तरफ। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर दे दिया है, सर्कम सेंटर दे दिया है, और तो सेंट्रोइड हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। नाउ एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर होता क्या है ये समझने के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है जिसका नेम लिखते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C है, वर्टेक्स ABC। तो देखिए यहाँ पे, तो इस साइड अगर AB को इधर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वाला एंगल, ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली ये AC को प्रोड्यूस करेंगे तो ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए एक्स सेंटर होता क्या है, ये दो एंगल, या तो एंगल B और C ले लेते हैं, तो एंगल B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एंगल A का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट करता है वही होता है एक्स सेंटर। ये जो पॉइंट I1 है, I1 इज एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स A। तो A के अपोजिट वाले एक्स सेंटर को I1 से डिनोट करते हैं। तो एक्स सेंटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही एक्स सेंटर बोला जाता है। ठीक, तो ए के अपोजिट एक एक्स सेंटर बनेगा। सिमिलरली ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड ये सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करता है वो हो जाएगा एक्स सेंटर। तो बी के अपोजिट वाले एक्स सेंटर को I2 से डिनोट करते हैं, और सी के अपोजिट वाले एक्स सेंटर को I3 से डिनोट करते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन एक्स सेंटर हो सकता है, एक एंगल A के अपोजिट, एक एंगल B के अपोजिट, एक एंगल C के अपोजिट। एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो एक्स सेंटर क्या हो जाएगा? I1, I2, I3। I1 है वर्टेक्स A के अपोजिट, I2 है वर्टेक्स B के अपोजिट एंड I3 है वर्टेक्स C के अपोजिट। तो जब ये एक्स सेंटर है तो एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तो जब भी ऐसा गिवन है कि A का कोऑर्डिनेट, A का वर्टेक्स है x1 y1
B का वर्टेक्स है x2 y2 एंड C का वर्टेक्स है x3 y3। ये तीनों वर्टेक्स गिवन है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड लेंथ फाइंड कर लेंगे, तीनों साइड लेंथ। तो A के अपोजिट का साइड लेंथ स्मॉल a, B के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल b एंड C के अपोजिट का साइड लेंथ स्मॉल c। ये अज्यूम कर लिया। तो x सेंटर जो A के अपोजिट वाला x सेंटर है I1, तो I1 को लिखा जाता है, I1 को माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई में माइनस a प्लस b प्लस c एंड y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई में माइनस a प्लस b प्लस c। ये देखिए, तो इसमें बस ये सोचना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि I1 फाइंड कर रहे हैं जो A के अपोजिट का एक सेंटर है, तो उसमें A में सिर्फ माइनस लगाएंगे और दोनों में B और C में प्लस रहेगा। लेकिन इन सेंटर में तीनों में प्लस होता था, ठीक। तो ऐसा आ क्यों रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है कि ये जो ये एक प्रॉपर्टी होता है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इंटरनली C/B के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब उस एंगल को बनाने वाले साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर उसी साइड अपोजिट साइड को एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो पॉइंट D पर मीट करता है, तो ये साइड C है, ये साइड B है। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता तो ये BC को C/B के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है D डैश, वो अपोजिट साइड BC को एक्सटर्नली इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब D डैश डिवाइड्स BC एक्सटर्नली इन द रेशियो C/B। मतलब इस एंगल को बनाने वाले साइड के ही रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन एक्सटर्नली। तो D जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो इंटरनली डिवाइड करता है C/B में, जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसी रेशियो में C/B। तो यहाँ पे D एंड D डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। D एंड D डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। D एंड D डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि एक्सटर्नली है, और एक्सटर्नली में सेक्शन फार्मूला में माइनस आता है। तो हम लोग अगर ड्राइव करेंगे तो यही फार्मूला आएगा, ठीक, यही फार्मूला आएगा। तो एक्स सेंटर I1 कोऑर्डिनेट माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई में माइनस a प्लस b प्लस c, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम लोग I2 फाइंड करेंगे, I2 जो B के अपोजिट होगा, तो B के अपोजिट अगर है I2, तो इसका कोऑर्डिनेट ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 बाई में a माइनस b प्लस c एंड इसका y कोऑर्डिनेट ay1 माइनस by2 प्लस cy3 बाई में a माइनस b प्लस c एंड I3 जो C के अपोजिट का वर्टेक्स होगा, C के अपोजिट, ये हो जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बाई में a प्लस b माइनस c एंड इसका y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाई में a प्लस b माइनस c। बस a का अपोजिट है a माइनस, b का अपोजिट है b माइनस, c का अपोजिट है तो c माइनस। ये हो जाएगा x सेंटर और x सेंटर कोऑर्डिनेट, x सेंटर का ये सारा प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे D एंड D डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट, ये सारी याद रखिएगा। नाउ 9 पॉइंट सेंटर होता क्या है? 9 पॉइंट सेंटर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, इन ए ट्रायंगल लेट DEF, एक ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल ABC, ओके, ABC ट्रायंगल है, तो लेट DEF बी द फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स
तो अगर ए से एल्टीट्यूड, बी से एल्टीट्यूड, सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ए का जो एल्टीट्यूड जहां मिलता है वो हो जाएगा डी ई एफ। तो डी ई एफ विद द फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स एक्स वाई जेड विद द मिड पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई जेड विद द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक्स वाई जेड ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट, ओके। एंड पी क्यू आर विद द मिड पॉइंट्स ऑफ AO, BO, CO, where O is ऑर्थोसेंटर। O ऑर्थोसेंटर है, AO का मिड पॉइंट, BO का मिड पॉइंट, CO का मिड पॉइंट, ओके। तो ये जो 9 पॉइंट मिला है, क्या क्या पॉइंट मिला है? एक DEF मिला है जो एल्टीट्यूड का फिट है, XYZ मिला है जो ट्रायंगल का तीनों साइड का मिड पॉइंट है, और PQR मिला है जो AO, BO, CO का मिड पॉइंट है। ये 9 पॉइंट से एक सर्कल क्रॉस करेगा और इस सर्कल का नाम है 9 पॉइंट सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर को 9 पॉइंट सेंटर बोलते हैं। तो 9 पॉइंट सेंटर एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें 9 पॉइंट सेंटर बनाते हैं, ओके। तो ये एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को ABC एज्यूम कर लेते हैं। तो ABC है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड मतलब DEF, अगर यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये एल्टीट्यूड मान लेते हैं जाके मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा D, और B से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा DE, और C से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट होगा F। तो मान लेते हैं ये 3 पॉइंट मिला, DEF तीनों एल्टीट्यूड का पॉइंट, और मिड पॉइंट अब साइड्स का मिड पॉइंट, तो मान लेते हैं साइड्स का BC साइड का मिड पॉइंट ये है जो X है, और AC साइड का मिड पॉइंट Y, और AB साइड का मिड पॉइंट Z। ये तीनों मिड पॉइंट मिला, 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद ये तीनों एल्टीट्यूड जहां मिला था, वो था ऑर्थोसेंटर, तो AO का मिड पॉइंट, ये AO का मिड पॉइंट, BO का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट BO का मिड पॉइंट, और CO का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट CO का मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट को नेमिंग कर रहे हैं PQR। तो ये जो 9 पॉइंट मिला हुआ है, इस 9 पॉइंट से एक सर्कल क्रॉस करेगा, और ये सर्कल मान लेते हैं कुछ ऐसा सर्कल होगा। ये 9 पॉइंट से एक सर्कल क्रॉस कर रहा है, इसी सर्कल का नाम है 9 पॉइंट सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर को 9 पॉइंट सेंटर बोलते हैं, और 9 पॉइंट सेंटर को कैपिटल N से लिखा जाता है। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसका रेडियस 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस सर्कम सर्कल का हाफ होगा। 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस सर्कम सर्कल का हाफ होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये इन सर्कल के जैसा नहीं है। यहाँ 2 पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगा, सर्कल साइड को टच नहीं कर रहा, उसको कट करते हुए जा रहा है। देखिए यहाँ भी 2 पॉइंट से यहाँ पे भी साइड्स के बाहर हो गया, ट्रायंगल के बाहर हो गया है। तो इसको मत समझिए कि ये इन सर्कल है, ये 9 पॉइंट सर्कल है, ये 9 पॉइंट से पास कर रहा है, इसका रेडियस सर्कम सर्कल का हाफ होगा, ओके। इसमें 2 प्रॉपर्टी है, एक तो बता चुके हैं कि सेंट्रोइड ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसी टाइप से 9 पॉइंट सेंटर मतलब ऑर्थोसेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये चारों एक लाइन में होता है, और ये इसका रेशियो मतलब ऑर्थोसेंटर से 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से सर्कम सेंटर, ये तीनों का रेशियो 3:1:2 में होता है, 3:1:2 के रेशियो में होता है। बस यही कितना प्रॉपर्टी है 9 पॉइंट सेंटर में। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 8,6, 8,-2 एंड 2,-2। तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो क्या बताए थे कि जब भी कोई ट्रायंगल दिया रहेगा तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट,
अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, CA इक्वल टू CB इक्वल टू CC से सरकम सेंटर फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ओके, तो ये तीनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ ABC, तो सबसे पहले AB का लेंथ फाइंड करते हैं। तो AB का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर 0 और 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर, तो AB का लेंथ आ गया 8। BC का लेंथ फाइंड करते हैं। तो BC का लेंथ 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 0 का स्क्वायर, इसका आ गया 6। और AC का लेंथ फाइंड करते हैं। तो AC का लेंथ 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -2 मतलब 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 64 100 मीन्स 10। तो आ गया 8 6 10। तो ये ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया। जब ये ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ मिल गया तो अब देखते हैं कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम में सेट हो रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में सेट होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ा है उसको हाइपोटेन्यूस मान के चलेंगे, उसके बाद जो दोनों छोटा है दोनों के स्क्वायर करेंगे, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर 64, BC स्क्वायर 36 और ये आएगा 100 क्या है, AC का स्क्वायर है ना। देखिए 10 है तो इसका स्क्वायर 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का काम कौन सा कर रहा है, साइड AC, क्योंकि यही सबसे लॉन्ग है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है, B पर। तो जब ये मिल गया, पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका सरकम सेंटर होगा हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। तो A का कोऑर्डिनेट 8,6, C का कोऑर्डिनेट 2,-2, तो इसका सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट फाइंड करना 8 प्लस 2/2 5 एंड y कोऑर्डिनेट 6 माइनस 2/2 4 2। तो ये 5,2 आ गया सरकम सेंटर।